जय जोहार, जय हिंद। आज CGPSC 75 डे चैलेंज में तीसरा दिन हम MCQ सॉल्व करेंगे वैदिक सभ्यता और पोस्ट वैदिक सभ्यता का। तो आप एक पेन और कॉपी निकाल लीजिए और उसमें आप पहले अपना ऑप्शन लिखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वैदिक सभ्यता का कौन सा स्रोत सबसे पुराना माना जाता है? सबसे प्राचीनतम स्रोत किसे माना जाता है? आपका पहला ऑप्शन है सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। इनमें से सबसे पुराना साहित्यिक स्रोत किसे माना जाता है? तो सही उत्तर है ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है उसे सबसे प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत माना जाता है। ये इंडिया में ही पूरे दुनिया में से सबसे प्राचीनतम, भारत में ऋग्वेद, और अवेस्ता एक है जो ईरान में के बारे में लिखा गया है। ईरान की भौगोलिक स्थिति के बारे में लिखा गया है, वहां पे अवस्था। दूसरा क्वेश्चन है, वैदिक काल में ये कौन सा वेद है जिसमें संगीत और मंत्रोच्चारण से संबंधित कौन सा वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, जिसमें संगीत के बारे में लिखा है। तो सही उत्तर है इसका सामवेद। तीसरा प्रश्न है, वैदिक ग्रंथ जो मूल रूप से जादू मंत्र और तंत्र से संबंधित है, वो कौन सा वैदिक ग्रंथ है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका आंसर है अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल के दौरान मुख्य जो व्यवसाय था वो क्या था? कृषि, पशुपालन, व्यापार या शिकार? तो वैदिक काल में जो व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय, वो क्या था? तो आपका क्या हो जाएगा? व्यापार? क्या नहीं, शिकार। ये पहले हड़प्पन से पहले था। ठीक है, एग्रीकल्चर। ठीक है ना, ये उत्तर वैदिक काल में। तो आंसर हो जाएगा क्या? पशुपालन। अगला क्वेश्चन है, जो वैदिक काल में गविष्ठी शब्द का उपयोग किया गया है, उसका अर्थ क्या है? गायों के लिए युद्ध, यज्ञ, बलिदान, उपहार का आदान प्रदान और खेतों की जुताई। तो गविष्ठी शब्द का अर्थ क्या है? लिखिए। इसका अर्थ है, गविष्ठी का अर्थ है गाय के लिए युद्ध। अगला प्रश्न करते हैं, किस वैदिक देवता को ब्रह्मांडीय व्यवस्था या फिर कॉस्मिक ऑर्डर या फिर रीता, ठीक है ना, रीत का रक्षक माना गया है? इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव, रुद्रदेव। सही उत्तर है वरुण देव को। वो रीति का या फिर कॉस्मिक ऑर्डर के जो संरक्षक किसको माना गया है? वरुण देव को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में कृष्ण आयस शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है आपका तांबा, कांसा, लोहा या टीन। कृष्ण आयस, इसका आंसर है आयरन या लोहा। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में निम्न में से कौन सा प्रचलन आया? ठीक है, हल का उपयोग, घुमंतु जीवन शैली, प्रकृति पूजा, जनजातीय संगठन। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में कौन सा प्रचलन आया?
तो उत्तर वैदिक काल में हमने देखेंगे कि आयरन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और आयरन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो कृषि का डेवलपमेंट होता है। तो हम लोग वहां पे सबसे ज्यादा यूज करते हैं क्या, हल का यूज करते हैं, और इसी के कारण है उत्तर वैदिक काल में बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर का व्यापकता बढ़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, जो उत्तर वैदिक काल है उसमें यज्ञ, राजसत्ता और विस्तार से संबंधित कौन सा यज्ञ है? अश्वमेव यज्ञ, राजसु यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निहोत्री। इनमें से कौन सा यज्ञ हम लोग क्या है कि राज्य सत्ता और विस्तार के लिए करते हैं, करते थे मतलब? तो आपने सुना होगा पहले क्या होता था, आपको जगह बढ़ाना है, ठीक है, तो क्या कर देते थे, आपको अश्व को छोड़ देते थे। अश्व मतलब मेघ, मतलब घोड़े को, और जो उसको रोकता था वो चैलेंज करता था किसी राजा को कि नहीं, आपका जो क्षेत्र है यहीं तक है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, अश्वमेघ यज्ञ कराते थे, उसका घोड़े को खोल दिया जाता था, जहां तक तो एरिया घोड़ा जाता था फ्रीली वो तुम्हारा एरिया हो गया। जिसको आपत्ति होता था वो रोकता था, उसके बाद उसका युद्ध होता था। तो कौन सा यज्ञ कराते थे? अश्वमेध यज्ञ कराते थे, राजसत्ता को अपने आप को स्थापित करने के लिए, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। फिर उसके बाद चक्रवर्ती राजा का कॉन्सेप्ट आता है। आगे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा उपनिषद ब्रह्म और आत्मा के सिद्धांत के लिए जाना जाता है? ठीक है, छंदोक्य उपनिषद, केन उपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद और उपयुक्त में से सही। इसमें से कौन सा उपनिषद जो है सोल, आत्मा की और ब्रह्म की बात कर रही है? लगाई। तो हर एक जो उपनिषद है, उपनिषद में ही हमको पता चलता है कि आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, हर एक का ज्ञान और कैसे करके है, ये हम लोग को उपनिषद में मिलता है और ये सभी में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो वैदिक काल है उसमें आर्य शब्द का उपयोग किया गया है। जो ये आर्य शब्द है वो क्या दर्शाता है? एक नस्लीय समूह है, दूसरा एक भाषाई समूह है, तीसरा एक सांस्कृतिक समूह है, या इनमें से कोई नहीं। तो आर्य आर्य जो शब्द है वो एक तरह से क्या है, सांस्कृतिक समूह है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक समूह। ठीक, प्रारंभिक वैदिक काल में एक वर्ण व्यवस्था की थी, तो उस वर्ण व्यवस्था का किस तरह से था? ऑप्शन है कठोर और वंशानुगत, दूसरा लचीली और व्यवसाय आधारित, तीसरा अनुष्ठानों पर आधारित, चौथा अस्तित्वहीन। तो वर्ण व्यवस्था को बताना है प्रारंभिक वैदिक काल में किस टाइप से था। तो इसका आंसर होगा लचीला था और व्यवसाय के आधार पे था। बाद में जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है तो क्या हो जाता है उत्तर वैदिक में कि ये जन्म के आधार पे हो जाता है और कठोर हो जाता है, वंशानुगत हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, लचीला और व्यवसाय के आधार पे। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों में प्राथमिक दार्शनिक अवधारणा क्या है? ठीक है ना, उपनिषद का जो बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या लिखा है, क्या है? यज्ञ का अनुष्ठान, दूसरा आत्मा और ब्रह्म की अवधारणा, तीसरा वर्ण व्यवस्था, चौथा प्रकृति की पूजा। देखिए वर्ण व्यवस्था, ये वर्ण व्यवस्था हमको कहां पे उपनिषद में मिलता है क्या? नहीं, वर्ण व्यवस्था हमको ऋग्वेद के 10वें अध्याय में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें अध्याय में आपको पुरुष सूत्र है, वहां से मिलता है वर्ण व्यवस्था। ठीक है, प्रकृति के पूजा, हाँ, इससे पहले हम लोग जो पूजा करते हैं प्रकृति के पूजा ही होता है। हड़प्पन काल में हम लोग को पता चलेगा कि सिंधु घाटी में कैसे करके प्रकृति का पर्सोनिफिकेशन हुआ था, प्रकृति की पूजा। ठीक है, उसके बाद यज्ञ अनुष्ठान, यज्ञ अनुष्ठान से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे बताया गया, यज्ञ अनुष्ठान आपको वेद में मिलते हैं। ठीक है, तो हमें उपनिषद में क्या मिलते हैं? जो आत्मा और ब्रह्म या परमात्मा की अवधारणा मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वैदिक युग में प्राथमिक साहित्यिक स्रोत सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? जो वैदिक युग के जो
ऐतिहासिक स्रोत हैं उसको किसके नाम से जाना जाता है? श्रुति, स्मृति, पुराण और जातक। ठीक है। जातक, जातक का क्या है? बुद्धिज्म या फिर बुद्धा के स्टोरी के बारे में बताएं, जातक हो गया। ठीक है ना। पुराण में तो इतिहास बताए जाते हैं, ठीक है, जो उतना टाइम के राजा महाराजा है और उनके डायनेस्टी का। उसके बाद स्मृति और श्रुति, तो ये जो स्रोत किसके हिसाब से? श्रुति है, जनमानस, ठीक है ना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन सुन सुन के आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, तो ये श्रुति रहता है। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जनपदों का जो परिचय दर्शाता है, ठीक है, जनपदों का जो परिचय दर्शाता है किस टाइप से? कि कृषि का विस्तार हुआ है, दूसरा क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ है, जनजातीय प्रणाली में पतन हुआ है, और उपयुक्त में से सही। ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल के बारे में जो जनपद बन रहे हैं तो उसका क्या क्या बता रहा है, क्या क्या दर्शा रहा है? हाँ, कृषि का विस्तार हुआ है, हाँ बिल्कुल। आयरन का जब यूज होता है, हल का यूज होता है और कुल्हाड़ी का यूज होता है, तो खेती, फॉरेस्ट को काटते हैं, मतलब जंगल को काटते हैं, फिर समतल एरिया बनते हैं, तो फिर वहां पे कृषि होता है। ठीक है। जैसे कृषि का विस्तार होता है, उसके बाद आपके पास आयरन आ जाता है, ठीक है ना। आयरन से हम औजार अच्छे से बनाते हैं, औजार अच्छे से बनाते हैं, फिर आप अच्छे से वेपन बनाते हो, ठीक है ना, हथियार बनाते हो। उसके बाद क्या है कि अपना क्षेत्र हथियाने का जो काम चलता है और क्षेत्रीय राज्यों का भी उदय होता है। तीसरा, जनजातीय प्रणाली में थोड़ा सा क्या होता है कि शहरीकरण स्टार्ट होता है और एक सांस्कृतिकरण भी चलता है, तो पतन होता है। तो आंसर हो जाएगा सभी के सभी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में, ठीक है, वैदिक काल में निष्क एक शब्द है, उसका क्या अर्थ है? ठीक है ना, वैदिक काल में आप पढ़ेंगे। निष्क, पहला है एक प्रकार का हथियार, दूसरा है भूमि का एक इकाई, तीसरा है सोने का आभूषण या सिक्का, चौथा है व्यापार की एक प्रणाली। लिखिए, आंसर क्या हो जाएगा? क्या एक तरह का वेपन है? क्या नहीं, वेपन नहीं है। क्या एक लैंड का यूनिट है? क्या नहीं है। व्यापार का एक प्रणाली है? क्या नहीं है। तो क्या है? एक सोने का ऑर्नामेंट या गोल्ड या फिर आभूषण या सिक्का को दर्शाने के लिए हम लोग निष्क का प्रयोग किया गया है यहां। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल में, ठीक है, प्रारंभिक वैदिक काल में जनजाति इकाई के राजनीतिक संगठन कौन है? ठीक है, जो अर्ली जो जनजाति इकाई है, ठीक है ना, उसके राजनीतिक संगठन का आधार क्या है? क्या क्या है? कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन है, संगठन है? ग्राम, विश या उपयुक्त में से सभी? हाँ, सबसे पहले ग्राम है, ग्रामणी, उसका जना, उसके बाद विश। ठीक है। तो सभी के सभी जो है एक प्रशासनिक इकाई है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। अब है ऋग्वेद में गोमत शब्द का अर्थ क्या है? गोमत शब्द आया है, गो से आप समझ में आ रहा होगा कुछ। ठीक, एक भूमि में समृद्ध, मवेशियों में समृद्ध, योद्धा वर्ग या अनाज का समूह। सॉल्व करिए। ठीक है, तो गोमत किससे आ रहा है? गौ, गौ से क्या आ रहा है? गाय। ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा? जो मवेशियां या फिर रिच इन कैटल है, ठीक है ना, उसके लिए गोमत शब्द का प्रयोग किया गया है। अब अगर आप वैदिक काल और अर्ली वैदिक को देखेंगे तो पूरा जो अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है, अगर आप यहां पे देखते हैं, ठीक है ना, ऋग वैदिक काल या फिर अर्ली वैदिक काल में देखते हैं तो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पशुपालन है। पशुपालन है, उसमें पशुपालन में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? गाय। ठीक है ना, गाय हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये इसके बच्चे के रूप में काम आ रहे हैं। ठीक है, उससे आपको मिल्क मिल रहा है, दूध मिल रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से। लेकिन जब ऋग्वेद के बाद अगर स्टार्ट हो जाते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर भी हो जाता है। तो एग्रीकल्चर में भी तो आपको जो गाय के आसपास पूरा अर्थव्यवस्था है, इसी कारण आज भी हम लोग का जो सांस्कृतिक धरोहर के रूप में गाय का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम माँ के समान देखते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पूरा इकोनॉमी उसके हिसाब से चल रहा है, इसीलिए जो शब्द मिल रहा है वो भी गोमत, विशिष्टि। ठीक है ना, जैसे कि आज क्या है? आज पूरा दुनिया किसके हिसाब से चल रहा है? ऑयल पे।
ऑयल पे चल रहा है, तो ऑयल पे तो क्या बोलते हैं, ऑयल, पेट्रो ऑयल, ठीक है ना, करेंसी है पेट्रो ऑयल, पेट्रो वॉर, ठीक है ना, ये इस हिसाब से तो क्या है कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। गोमत, गोमत किस लिए, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है, जो ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं, ठीक है ना, किस रूप में लिखी गई है, क्या ये गद्य के रूप में है, या पद्य के रूप में है, या गद्य और पद्य का मिश्रण है, और या इनमें से कोई नहीं। तो किस तरह से है, ठीक है ना, कहानी के रूप में बोल सकते हो, ये कविता के रूप में, पद्य मतलब कविता के रूप में। तो करिए, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या, ये पद्य के रूप में है, ठीक है। इसी कारण क्या है कि पद्य बहुत आसान होता है, ठीक है, आसान, और क्या होता है उसको एक अच्छे तरीके से आप याद करके दूसरे को जनरेशन ही, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन हम लोग शिफ्ट इसलिए कर पाए और अभी तक संरक्षण है। बाकी पूरे दुनिया का आप सिविलाइजेशन देख लो, संस्कृति देख लो, सबका कहाँ खत्म हो गया, लेकिन हमारा अभी तक जिंदा है। और उसका सबसे एक इंपॉर्टेंट कारण भी है क्योंकि पद्य के भाव में है, ठीक है ना। आप महाभारत देख लीजिए या फिर रामायण देख लीजिए, तुलसीदास के पूरे पद्य हैं। तो पद्य क्या है कि आसानी होता है याद करने में भी और ट्रांसफर करने में दूसरे जनरेशन को। आगे है 20वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रारंभिक वैदिक समाज की विशेषता नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ना है, नहीं है, प्रारंभिक वैदिक काल की विशेषता नहीं है। पहले मूर्ति पूजा, दूसरा पित्रात्मक सत्ता, पारिवारिक संरचना, तीसरा पशुपालन के आधार पर अर्थव्यवस्था, चौथा जनजाति सभा का उपयोग। क्या चीज नहीं है, पैट्रियार्कल, पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था तो था, हाँ था। दूसरा ट्राइबल लोग का है, सभा होता था, समिति होता था, लोग बैठ के डिस्कस करके करते थे। उसके बाद क्या है, पैट्रियार्की सिस्टम था, ठीक है ना। तो क्या चीज नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं था, बाद में स्टार्ट होता है उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा मूर्ति पूजा। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में जो वंशानुगत राजशाही का उदय क्यों हुआ, ठीक है ना, वंशागत राजशाही का उदय क्यों होता है। पहला है जनजाति स्वभाव का पतन के कारण, दूसरा है राजनीति में पुरोहितों का नियंत्रण, तीसरा कृषि अधिशेष में वृद्धि, और चौथा है उपयुक्त में सही। तो क्यों वंशानुगत राजशाही डेवलप होता है, ठीक, बिल्कुल। एक तो हाँ, कंट्रोल हो जाता है पुरोहितों का, ब्राह्मणों का कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, नियंत्रण हो जाता है, एक कारण है। उसके बाद क्या होता है, वो पुरोहित वर्ग डिसाइड करता है राजा कौन बनेगा, ठीक है, हाँ एक कारण है जिसके कारण वंशानुगत, फिर वो राजा का बेटा राजा वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, और फिर वो डिवाइन गॉड का पावर का एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। उसके बाद देखो सरप्लस के कारण, हाँ बिल्कुल, सरप्लस के कारण क्या हो जाता है, सरप्लस के कारण भी होता है राजशाही वर्ग का उदय। कैसे होता है, आपका सरप्लस रहेगा तो क्या होगा, या फिर वृद्धि होगी तो क्या होगा, आपके पास राज्य के पास क्या आएगा, कर ज्यादा आएगा, जैसे ही कर ज्यादा आ जाएगा तो सैनिक लेके आएंगे, सैनिक लेके आएंगे तो लड़ाई करेंगे, और उसके लिए पूरा राज्य व्यवस्था चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद राजा के बेटा राजा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि तीनों, हाँ, डिक्लाइन ऑफ द ट्राइबल असेंबलीज का डिक्लाइन होगा, ठीक है ना। तो इसमें आंसर आ जाएगा तीनों के तीनों। तो थोड़ा सा ट्रिकी है बट ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथ में से कर्म और मोक्ष का जो अवधारणा है कहां पे चर्चा होता है, कर्म मोक्ष, ठीक है, उपनिषद में, अरण्यक में, ब्राह्मण में, और इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो अवधारणा होता है, कर्म मोक्ष, आत्मा परमात्मा मुक्ति, सब कहां पे, ये आपको उपनिषद में दिया गया है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में लिखित में से उत्तर वैदिक, चलो उत्तर वैदिक काल आर्थिक स्थिति दर्शाता है, उत्तर वैदिक काल में आर्थिक स्थिति कैसे टाइप से हो जा रहा था। पहला है सीमित कृषि के साथ साथ पशुपालन, ठीक है, दूसरा दूसरा है कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया था, तीसरा केवल वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग करके व्यापार होता था, तीसरा शिकार और संग्रह की अर्थव्यवस्था थी,
तो आपको बताना है उत्तर वैदिक काल के टाइम में जो आर्थिक स्थिति को कैसे करके दर्शाते हैं। तो कैसे करके दर्शाया जा सकता है कि ट्रेडिंग यूजिंग बार्टर सिस्टम ओनली, क्या बार्टर सिस्टम से ही बस ट्रेड होता है, ठीक है। दूसरा हंटिंग और गैदरिंग, ठीक है ना, ये तो पुराना हो गया, पहले होता था, ठीक है ना। उसके बाद पैस्टोरल इकोनॉमी विद लिमिटेड एग्रीकल्चर, नहीं भाई, उत्तर वैदिक काल में पूरा कृषि डेवलप हो जाया रहता है, अच्छा से होना शुरू हो जाया रहता है, क्योंकि हम लोग आयरन का यूज करते हैं। तीसरा एग्रीकल्चर एज ए प्राइमरी ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है, बी, कृषि मुख्य व्यवसाय हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में, चलो ठीक है, उत्तर वैदिक काल में धर्म निम्न में से, धर्म में या फिर जो आपका जो संस्कृति में किस टाइप से परिवर्तन होता है। पहला, प्राकृतिक पूजा में गिरावट। दूसरा, अनुष्ठानों और यज्ञों का उदय। तीसरा, दार्शनिक विचारों का उदय। और उपयुक्त में से सही, ठीक है। आपको जनरल टाइप का सोचना है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन। तो उत्तर वैदिक काल में जो हमारा जो मान्यता है, धर्म है, ठीक है ना, उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। एक तो है कि दार्शनिक विचारों का उदय स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ लोग विरोध करते हैं अनुष्ठान और यज्ञ का, ठीक है ना। तो अनुष्ठान और यज्ञ का जो करते हैं उसके कारण रिएक्शन में दार्शनिक विचारों का भी उदय होता है। और तीसरा, प्राकृतिक पूजा के जगह हम लोग क्या करना शुरू करते हैं, पूजा पाठ यज्ञ करना शुरू कर देते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी के सभी, ऑल द अबव, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि जो वैदिक युग में जो स्त्री धन, ठीक है, उसका अर्थ क्या है। महिलाओं द्वारा प्राप्त संपत्ति। दूसरा, विवाह के समय महिलाओं को दिया गया धन। तीसरा, महिलाओं की भूमि अनुदान। और इनमें से कोई नहीं। ये बहुत जटिल क्वेश्चन है जो आज भी है, ठीक है। स्त्री धन के ऊपर डिबेट हो रहा है, मोदी जी इस बार के इलेक्शन में भी देखे, ठीक है ना, क्या क्या बोल रहे थे, ठीक है ना। और पूरा भारत का सोशल व्यवस्था, ठीक है ना। तो आज भी हम लोग वो एक संस्कृति जो पुराना है उसको लेके भी चल रहे हैं, ठीक है ना, कुछ कुछ लेके भी। तो अब बताइए इसमें कौन सा होना चाहिए, आंसर क्या है, स्त्री धन। आंसर क्या हो जाएगा, विवाह के समय महिला को जो दिया जाने वाला धन, जो आज जो बोलते हैं ना, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा एविल भी है और बोल सकते हो, ठीक है ना, सामाजिक दृष्टि से, लेकिन आर्थिक दृष्टि से अगर देखो जाओ तो एक संपत्ति भी है, ठीक है। तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। आपको ये जो क्वेश्चन, जितना भी 25 क्वेश्चन है, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो हमारे जो डेडिकेटेड ग्रुप जो बनाए हैं ज्ञान कोरिया जो 75 डेज चैलेंज में। और नीचे में आपको कमेंट से पहले डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे मिल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।